तो आज हम सभी आपके जो सेकंड चैप्टर है, ये जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर द्रव्य है ना, इसका क्या नाम है? इसका जो नाम है, इसका नाम है द्रव्य। इससे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में आपके जो सेकंड चैप्टर है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, इससे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है कि द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? आपका जो साथियों जो हमारा ब्रह्मांड है वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली तो है एक द्रव्य तथा दूसरी जो वस्तु है वह है ऊर्जा, तथा इन दोनों के जो आपस में विनिमय होते हैं इसी को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो द्रव्य क्या होता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका एक निश्चित भार होता है, अर्थात उनमें द्रव्यमान पाया जाता है ना, जो स्थान घेरती हैं, है ना, तथा जिनका ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे आपकी त्वचा है, आँख है, नाक है, कान है ना, जितने भी आपके सेंसेस पार्टिकल्स हैं बॉडी सेंसेस हैं, उनसे जिनका ज्ञान हो सकता है, वे सभी वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो ये था आपका द्रव्य। तथा फिर बात आती है कि ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जो ऊर्जा है वह आपके किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की जो भी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही इसका कोई द्रव्यमान होता है, ना ही इसका कोई आकार होता है, किंतु ऊर्जा का अनुभव हम सभी को हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो है आपका, इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी यह सेकंड क्लास है। आपके जो केमिस्ट्री के क्लासेस चल रही हैं उसकी यह सेकंड क्लास है। इसके पहले इसके जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपका दिया गया था रसायन विज्ञान, है ना, उसके जो जितने भी भाग थे उसका अध्ययन हम सभी इसके पहले कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आप सभी को आपके चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप उसे जाकर देख सकते हैं, तथा इस वीडियो के आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, तथा डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप उसे देखने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो जो है आपके यूपी, बिहार, झारखंड यानी कि जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके बोर्ड के द्वारा कराया जाता है, जेईई का बोर्ड के द्वारा जितने भी कराए जाते हैं एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक, चाहे वो आपके बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड का, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो आप सभी को एकदम महत्वपूर्ण है। तो रसायन विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे उन सभी को हम सभी अपने इस जीरो टू हीरो क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसी? जो आपका जीरो टू हीरो बैच चल रहा है इसी के अंतर्गत हम इसको देखने वाले हैं, है ना। जो आपका जीरो टू हीरो बैच है इसी में हम सभी इसको देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का फिर जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द्रव्य तथा ऊर्जाएं, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को आज हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सभी को 20 प्लस, है ना, 20 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिनके पूछे जाने की संभावना है। इस चैप्टर से लगभग हर साल चार नहीं, दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर दो क्वेश्चन अगर आप उसमें सही करके आते हैं तो आपको 8 नंबर दिलाने वाला ये चैप्टर है। तो चलिए चलते हैं आज के अपनी आपकी इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो ऐसी वस्तु जिसका कोई भी द्रव्यमान होगा, जिसका कोई भी आकार होगा तथा जो स्थान घेरती होगी वह सभी कौन सी होगी? वे सभी वस्तुएं आपके द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। तथा ऐसी वस्तु जिसका ना कोई आकार हो, ना कोई द्रव्यमान हो, तथा उसका अनुभव ही सिर्फ हम कर पाएँ, तो ऐसी जो वस्तु होती है वह होती है ऊर्जा। तो जो आपका कोयला है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोयला। तो कोयला का द्रव्यमान भी होता है, इसको आप जहाँ पर रखेंगे या स्थान भी घेरता है, तो यह द्रव्य है। लकड़ी दिया गया है, लकड़ी का भी एक निश्चित द्रव्यमान होता है
तथा यह स्थान भी घेरती है ना, और इसको आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर सकते हैं, तो यह भी द्रव्य है। जो कापर है, कापर यानी कि Cu, जिसे आप तांबा के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार का द्रव्य है। इसका भी एक द्रव्यमान होता है, इसको भी आप सभी छू सकते हैं, इसका भी एक आकार होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रकाश, क्या दिया गया है? प्रकाश। प्रकाश को आप क्या छू सकते हैं? क्या प्रकाश का कोई आकार होता है? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता सर प्रकाश का, लेकिन हम सभी प्रकाश के प्रभावों का अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे जब अंधेरे कमरे में हम प्रकाश मारते हैं तब वहाँ पर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ज्ञानेंद्री काम की? यहाँ पर हमारी जो ज्ञानेंद्री आँख है उसने हमें बताया कि जब प्रकाश आया तो वो हमें वस्तु दिखाई दी। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, तो जो आपका प्रकाश है यह द्रव्य नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही आपकी ऊर्जा होती है। ऊर्जा को जूल व अर्ग में मापते हैं। किसमें? जूल। ऊर्जा को जूल व फिर इसको देखिए कलर बदल देते हैं जिससे आप सभी को दिखाई दे, या फिर इसे आप अर्ग में मापते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक भी आ गया। जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एक मात्रक होता है जूल तथा दूसरा मात्रक अर्ग होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु लुप्त होती है यानी कि नष्ट होती है तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? जब कहीं भी m द्रव्यमान की वस्तु को लुप्त किया जाता है तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? साथियों, आपके मॉडर्न फिजिक्स के पिता यानी कि फादर ऑफ जो मॉडर्न फिजिक्स हैं, कौन से हैं वो? वे हैं आपके आइंस्टीन। कौन से थे? आइंस्टीन ने आपको एक सूत्र दिया था। क्या दिया था? इन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध को व्यक्त किया अपने सूत्र के द्वारा। उसमें इन्होंने सूत्र दिया था E=mc², है ना। इनका ये जो सूत्र दिया गया था, इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए इन्होंने इस सूत्र का निर्माण किया। इस सूत्र में इन्होंने क्या बताया कि जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर जब लुप्त होगी तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसी के आधार पर इन्होंने यानी कि जब द्रव्यमान का इस सूत्र के हिसाब से इन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया कि जब कोई भी द्रव्यमान नष्ट होता है तो जितने किलोग्राम का द्रव्यमान नष्ट होता है उसी के समतुल्य में ऊर्जा विमुक्त होती है ना। तो इस सूत्र से इन्होंने इसे दर्शाने को इसी चीज़ को दर्शाया था। तो इसके जो यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु उत्पन्न होती है यानी कि जब लुप्त होती है तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? क्या यह ऊर्जा m²c होगी, या फिर mc² होगी, या फिर m²/c होगी, या m²×c² होगी? तो अभी हमने आपको बताया कि जब कोई भी द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध होता है mc²। इसलिए यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि जब कोई भी वस्तु आपकी जो नष्ट होगी तो उसमें mc² के बराबर, इसके समतुल्य, है ना, इसके बराबर ऊर्जा विमुक्त होगी। इसके बराबर ही यहाँ पर ऊर्जा जो है आपकी निकलेगी। इसको किसने बताया? तो इसको आपके मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता हैं आइंस्टीन ने इसे बताया। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी बच्चे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे वहां पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, है ना, जिससे उन सभी को भी
इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्रकृति में जो जल है वह किस अवस्था में मिलता है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, क्या जल ठोस अवस्था में पाया जाता है, या फिर वह द्रव अवस्था में मिलता है, या गैस अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाकर चले आएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जल को द्रव अवस्था में ही देखा है, यानी कि तरल रूप में ही से देखा है। लेकिन जो जल है यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र या ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब यह ठोस में उपस्थित होता है। ठोस यानी कि बर्फ के रूप में उपस्थित होता है। जब इसका तापमान आप 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं, कितना, जब इसका तापमान आप 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तब यह गैस अवस्था को धारण कर लेता है ना, गैस अवस्था को धारण कर लेता है। तथा जब इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तब यह द्रव अवस्था में रहता है। किसमें, तब यह आपका आ जाता है द्रव अवस्था में। तो यह प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है कि जो प्रकृति में जल है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस के अणुओं के गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो जो कोई भी पदार्थ जो होता है आपका, उसमें जो आपके अणु होते हैं उनके अणुओं के बीच एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण, इस गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के कारण ही किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जब कोई किसी पदार्थ के अणु गति करने लगते हैं तो वह पदार्थ धीरे धीरे तरल अवस्था में, तथा जब अणुओं की गति अत्यधिक तेज हो जाती है तब वह तरल से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। किससे कम होगी, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया जाता है वो आपका ठोस, द्रव फिर गैस से करके दिया जाता है। तो जो ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वह आपके द्रव वाले अणु के गतिज ऊर्जा से कम होगी, तभी तो वह ठोस अवस्था में विद्यमान है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि जो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव के अणुओं के गतिज ऊर्जा से, उसके जो गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव के अणुओं से कम होती है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वह सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरा आणविक बल अधिक होता है। जो पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है जिसे आप अंतरा आणविक बल कहते हैं, क्या इसका मान ठोस में अधिक होता है, या फिर इसका मान द्रव में अधिक होता है, या गैस में, या फिर द्रव की तीनों अवस्थाओं में इसका मान अधिक होता है। तो जिस पदार्थ का अंतरा आणविक बल है ना, जिसे आप ससंजक बल के नाम से भी जानते हैं, जिस पदार्थ का अंतरा आणविक बल अधिक होगा वह उतना ही अधिक कठोर होगा। तो जो ठोस होता है, ठोस का आपका अंतरा आणविक बल अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है कि ठोस अवस्था का अंतरा आणविक बल अधिक होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, आज का आपका 6वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप क्या कहलाता है। क्या यह ताप गलनांक कहलाता है, या फिर यह ताप हिमांक कहलाता है, या फिर यह क्वथनांक कहलाता है, या क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि क्या होता है गलनांक, क्या होता है हिमांक और क्या होता है क्वथनांक। तो गलनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करके वह द्रव अवस्था में आने लगता है वह होता है उस पदार्थ का गलनांक। तथा हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था का त्याग करके ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह ताप उस पदार्थ का कहलाता है हिमांक। तथा जो आपका क्वथनांक होता है वह क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है अथवा उस द्रव का वो जो दाब होता है तथा जो उस द्रव का वाष्प दाब होता है वह उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उस ताप को क्या कहा जाता है, तो उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक, है ना।
जो आपका जो आपका द्रव है, यदि उसका जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो ऐसा जो वो जो ताप होगा जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो उस ताप को हम सभी किसके नाम से जानते हैं? उस ताप को हम सभी जानते हैं क्वथनांक के नाम से, जिस पर वह द्रव्य बॉइलिंग होने लगता है, अर्थात उबलने लगता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या फिर अपरिवर्तित होगा, या उसकी कमी होगी, या फिर पहले उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी फिर उसमें कमी हो जाएगी, है ना? या तो फिर पहले कमी होगी या फिर बाद में उसमें वृद्धि होगी। तो आपका जो कोई भी पदार्थ है, जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके जो अणु होंगे वह आपके तीव्र गति से, यानी कि जो अणुओं की गति होगी वह तीव्र हो जाएगी। यानी कि जो आपका जब आप अणुओं को ताप ऊर्जा प्रदान करेंगे तो उनके गति में वृद्धि होगी, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि उनके ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपकी जो ठोस वस्तु होती है, ठोस का क्या होता है? इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसके कारण इसे ठोस वस्तु कहा जाता है, या सॉलिड मैटर इसे आप कह सकते हैं। जो आपकी द्रव होती है, द्रव का आपका आकार अनिश्चित होता है किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव को आप जिस भी पात्र में रखते हैं या जिस भी बर्तन में द्रव को रखा जाता है, यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तथा जो आपकी गैस अवस्था होती है, इसकी ना तो आकार निश्चित होती है न इसका आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस को जिस भी वस्तु में रखा जाता है यह उसका आयतन ग्रहण कर लेती है। यानी कि उसका जो, जैसे आप यदि आपके जो सिलेंडर है उसमें यदि 15 लीटर गैस भरी जाती है, तो उस 15 लीटर गैस का आयतन आपके सिलेंडर के आयतन के बराबर होता है। जैसे जैसे आपकी गैस ख़त्म होती जाती है, उस सिलेंडर यानी गैस ख़त्म होती जाती है, यानी कि गैस की मात्रा में कमी आ रही है, यानी कि गैस मान लीजिए पहले आपकी 15 थी अब 14 हो गई, तो उस 14 लीटर गैस का आयतन भी उतना होगा जितना उस 15 लीटर गैस का आयतन रहा है। तो जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, तो उन्हें हम द्रव वस्तुएं कहते हैं। तो इन्हें द्रव वस्तुएं क्यों कहा जाता है? गैसों और द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें तरल वस्तुएं कहा जाता है। क्या? जो आपकी गैस होती हैं और द्रव होती हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। किसका? बहने का। जो आपकी गैस, एक होती है आपकी गैस और एक होती हैं आपकी द्रव वस्तुएं, जैसे यानी कि पानी हो गया, तो इन सभी में आपको बहने का गुण मिलेगा। किसका? बहने का इसमें गुण होता है, जिसके कारण इन्हें तरल पदार्थ कहा जाता है। क्या? तरल पदार्थ, है ना? जो गैस और द्रव हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसे तरल पदार्थ कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। जो अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है वह अधिक होता है या उसका मान सबसे कम होता है या ना के बराबर होता है? क्या वह ठोस में होता है, क्या द्रव में होता है, या गैस में? तो जिस पदार्थ का अंतरा आणविक बल जितना अधिक, वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा ठोस होता है। तो ठोस में अंतरा आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है तथा गैस में नगण्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर कि जो गैस अवस्था होती है पदार्थ की, इसमें जो अंतरा आणविक बल होता है वह होता है आपका नगण्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वह सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी है कि गैसों में अंतरा आणविक बल का मान नगण्य होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में न जाकर डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन सभी पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाता है। जो आपके कपूर होता है, कपूर
जो यहाँ पर आपको दिया गया है नौसादर, है ना, या फिर आपका होता है आयोडीन, आयोडीन। जो आपके नौसादर, कपूर और आयोडीन है, ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यह सही है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्या जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता? जो आपका प्रेशर कुकर है इसमें खाना क्यों पक जाता है? तो जब प्रेशर कुकर होता है इसमें आपका जो दाब है वह बाहर नहीं निकल पाता, जो यानी कि जो वाष्प का प्रेशर होता है वह बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो खाना है वह जल्दी ही पक जाता है। साथियों, आज का आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है ना? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि उत्फुल्ल क्या होता है। तो उत्फुल्ल आप सभी का एक यौगिक का प्रकार होता है। जो आपके यौगिक होते हैं ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों को हम सभी क्या कहते हैं? उन सभी पदार्थों को हम सभी यौगिक के नाम से जानते हैं। किसके? यौगिकों के नाम से जाना जाता है। तो जब यौगिकों को उनकी क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका उत्फुल्ल होता है, एक होता है आर्द्रता ग्राही। क्या होता है? एक होता है आपका, एक है आपका आर्द्रता ग्राही, है ना? एक है आपका आर्द्रता, ये है आपका आर्द्रता ग्राही। एक तो हो गया आपका उत्फुल्ल हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका आर्द्रता ग्राही, तथा जो आपका तीसरा यौगिक होता है उनके कार्यों के आधार पर, है ना, जो यौगिक होते हैं उनकी क्रिया के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और जो तीसरा है ये आपका प्रश्वेद यौगिक, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रश्वेद धा है यहाँ ये। तो क्रिया विधि के आधार पर यौगिकों को इन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्फुल्ल, दूसरा है आर्द्रताग्राही, तथा तीसरा जो है आपका प्रश्वेद। तो इन सभी यौगिकों को, यानी कि इसमें जो आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो आपके यौगिक यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, है ना। यहाँ पर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम Na2CCA3 इंटू H2O दिया गया है। फिर दिया गया है जिंक सल्फेट ZnSO4, यहाँ पर दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय यौगिक जिसको आप वायु में रखने पर वे अपने जल को वातावरण में छोड़ देते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं क्रिस्टलीय यौगिक, उनको हम उत्फुल्ल यौगिक के नाम से जानते हैं, है ना। तो इन सभी में आप सभी को देखना है कि किसमें जल है। जो उत्फुल्ल यौगिक होंगे वो किसको छोड़ रहे हैं? तो यहाँ से आप इसको ट्रिक भी निकाल सकते हैं कि उत्फुल्ल यौगिक आपको जल यानी कि H2O को छोड़ रहे हैं। तो जब ये H2O को छोड़ रहे हैं तो आपको ऐसे यौगिक ढूंढना है आपके ऑप्शन में जिसमें जल जुड़ा हो। तो यहाँ पर जो आपका उत्फुल्ल यौगिक है वह कौन सा होगा? यहाँ पर जो आपका दिया गया है Na2CA3 इंटू H2O जो दिया गया है, ये होगा आपका इसका ऑप्शन। जो आपका Na2CA3 इंटू H2O है, ये इसका आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, नहीं ये गलत यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, सॉरी ये गलती से हो गया है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो दिया गया है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप धावन सोडा के नाम से जानते हैं। किसके? इसको आप सभी धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे आप सभी धावन सोडा, है ना, जो आपका धावन सोडा है इसके नाम से इसे जाना जाता है। इसका एक व्यवहारिक नाम है, कौन सा? धावन सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम,
व्यवहारिक नाम इसका है धावन सोडा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है NaHCO3, इसमें क्या होता है, इसमें 7H2O होता है इसके साथ में। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो आपका धावन सोडा है, यह एक प्रकार का उत्फुल्ल पदार्थ है। जब आप इसे वातावरण में यानी कि खुली वायु में इसे आप रखते हैं तो यह अपने जल का परित्याग कर देता है, यानी कि यह जल का निष्कासन कर देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बचता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, इसमें दिया गया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है ना। जो कौन सा युग्म है जो यौगिक को प्रदर्शित करता है। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक जो होता है आपका वो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ऐसे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे आप सभी यौगिक के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पर जो शहद और नमक है, क्या इसमें जो पदार्थ हैं क्या वह सभी पदार्थ यानी कि एक जिस पदार्थों से वह मिलकर बना है सभी पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले हों तो उस पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो क्या शहद में सभी पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता। शहद कई सारे पदार्थों का एक मिश्रण होता है। नमक यानी कि NaCl, तो NaCl यहाँ पर युग्मों को छांटना है। तो NaCl तो यौगिक है लेकिन आपका शहद जो है यह यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तो वह है रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है दूध एवं पानी। तो दूध का यौगिक क्या होता है, यौगिक का सूत्र होता है ना। जो आपका यौगिक होगा उसका सूत्र होगा, लेकिन जो आपका मिश्रण होगा मिश्रण का सूत्र नहीं होता। शहद जो है शहद आपका मिश्रण है, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है, दूध का सूत्र नहीं होता। लेकिन जो आपका पानी दिया गया है H2O यानी कि जो पानी है यह एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन हमको यहाँ पर युग्म को छांटना है। आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है शहद एवं पानी, तो शहद एक प्रकार का मिश्रण है, यह यौगिक नहीं है, लेकिन पानी यौगिक है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पानी एवं साबुन। तो पानी भी एक प्रकार का यौगिक है और साबुन भी कई कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यह आपका राइट आंसर है। तो इसमें से आपको जो 2 युग्म छांटने थे यौगिक का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है पानी और साबुन, यह आपका इसमें राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ के कारण क्या होता है, कि क्या जल का क्वथनांक कम कर देती हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं क्या ये जल के क्वथनांक को कम कर देती हैं, या फिर क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, या हिमांक को बढ़ा देती हैं, या कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो जो जल में अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो जब जल में अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो अशुद्धियाँ की उपस्थिति में जो जल का गलनांक होता है वह कम हो जाता है, किंतु जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। और हिमांक भी अशुद्धियों मिलाने पर हिमांक भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी है ये दोनों आपका सही है इस क्वेश्चन का। जब जल में आप सभी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसका जो किसी भी पदार्थ या जल में कोई भी ऐसा पदार्थ हो, अगर आप उसमें अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसका गलनांक जो है वह हो जाएगा कम, लेकिन जो क्वथनांक और हिमांक हैं अशुद्धियों को मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाता है। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी है दोनों ही यहाँ पर राइट हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, धातु पूछा गया है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सब याद कर लेना, अपने एक किसी नोट कॉपी में इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक धातु कौन सी है। क्या वह लोहा यानी कि Fe है, या तांबा है यानी कि कॉपर, या एल्यूमिनियम, या चांदी है। तो जो पृथ्वी है अपनी धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है तो वह कौन सी है, वह है आपकी एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम है यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु है। यदि आपसे अधातु पूछा जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अधातु आपकी ऑक्सीजन है। कौन सी है, ऑक्सीजन। या पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है तथा पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यह पता होना चाहिए कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आणविक तथा रासायनिक संरचना, आकार एवं आकृति सभी में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है, वह होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर आपको छांटना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जब कोयले को आप जलाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है कार्बन। तो कोयले का आकार, आकृति सब चेंज हो गए और एक नया पदार्थ आपको कार्बन प्राप्त हुआ। तो यह कैसा परिवर्तन है, तो यह परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि दूध का सड़ना। तो दूध जब सड़ के दही बन जाता है तो उसका आकार, आकृति सब कुछ चेंज हो जाता है, जिससे उसका ऐसा परिवर्तन किस प्रकार का हुआ, तो वह भी हुआ आपका दूध का सड़ना। कैसा हुआ, तो वो हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो आपका वाष्प का बनना है, वाष्प का बनना, जब आप जल को गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, किंतु ठंडा करने पर वह फिर उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो उसकी ना तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, ना उसके आकार में परिवर्तन हुआ, ना आकृति में परिवर्तन हुआ। तो जो वाष्प का बनना है यह आपका एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है यह राइट है। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरा आणुक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है। क्या ठोसों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान, यानी कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला जो रिक्त स्थान होता है उसे ही अंतरा आणुक स्थान की संज्ञा दी जाती है। तो ठोसों में सबसे अधिक अणु आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि अणुओं के जो संगठन होता है उनके बीच में दूरी सबसे कम ठोस में होती है। फिर ठोस के बाद द्रव में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। लेकिन जो गैस होती है, गैस में अणुओं के मध्य अंतराणुविक स्थान पाया ही नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतराणुविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है, तो जो गैसें होती हैं, गैसों में अंतराणुविक स्थान सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि गैस के अणु छोड़ते ही पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, है ना। इसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य के अणुओं के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। क्या इन्हें रिक्तियाँ कह देते हैं, रिक्तियाँ यानी कि वाइड कहा जाता है, या आणविक स्थान, या अंतरा आणविक स्थान। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि द्रव्य के अणुओं के बीच जो पाए जाने वाले रिक्त स्थान है उसे हम सभी अंतरा आणविक स्थान के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट है। तो चलिए चलते हैं आपका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्य करने की क्षमता, जो किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। क्या उसे ऊर्जा कहा जाता है, या शक्ति कहा जाता है, या सामर्थ्य। तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उसकी ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं आपका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो अभी अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि वे पदार्थ जो ठोस और द्रव हैं इन दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें तरल पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरल पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वे सभी तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसा गुण किसमें होता है, ऐसा गुण होता है आपके गैस में, है ना। एक तो हो गया आपका गैस, और एक क्या हो गया, एक हो गया आपका द्रव। तो गैस में जैसे आपका आ जाते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सभी गैसें हैं। द्रव में आके आपका आ जाता है जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये सभी आपके द्रव पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें तरल पदार्थों की संज्ञा दी जाती है। तो स्टूडेंट ये थे आज के आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या थे, ये थे आज के आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके सेकेंड चैप्टर जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बुक है उसके
सेकंड चैप्टर से इनको हमने लिया था। तो अगर आप सभी को हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप सभी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी को ये सभी क्लासेस डेली हमारे इसी चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 पर शाम को 4 बजे प्राप्त होती है। तो आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम कराएंगे आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से, तथा आप सभी को सरकारी कॉलेज प्राप्त करने में आपको, जिससे आपको सभी को सहायता प्राप्त होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।